मैं AK मिश्रा, आपका दोस्त, बैंकिंग पराशर ज्ञान के सुनहरे अवसर चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां कि आपके बैंकिंग ज्ञान को अपडेट कराए जाते हैं। दोस्तों, डॉक्यूमेंट सीरीज के इस दूसरे वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट जो लोन में लेना ज़रूरी है उसके बारे में बताऊंगा। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट होगा जो हम डॉक्यूमेंट बोरोवर से लेते हैं और उसके आधार पर जो हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, और दूसरा पार्ट होगा जो कि सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट होगा, जिसको हम लीगल डॉक्यूमेंट कहते हैं, जो कि हमें इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट हमें कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ता है। तो बिना समय गंवाए दोस्तों हम चलते हैं स्लाइड की ओर। दोस्तों, सबसे पहले ये जानिए कि जो एप्लीकेशन है, हमारा बोरोवर से लिया जाने वाला पहला डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन है। ये सभी बैंक अपने स्कीम के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, बनाए जाते हैं। उनके द्वारा एक फॉर्मेट होता है और उसमें बेसिक डिटेल डॉक्यूमेंट की होती है, और स्कीम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके पर्पज़ ऑफ एडवांस क्या होगा, अमाउंट ऑफ एडवांस वो क्या डिमांड करता है, ये सारी चीज़ें, जैसे होम लोन के लिए अलग होगा, कार लोन के लिए अलग होगा, एजुकेशन लोन के लिए अलग होगा, क्योंकि अलग अलग स्कीम में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो बैंक उसके हिसाब से डिवाइस करता है। तो हमें सबसे पहला वो डॉक्यूमेंट बोरोवर से लेना चाहिए, और उसका सबमिशन का डेट ज़रूर होना चाहिए। मतलब बोरोवर जब हमें सबमिट कर रहा है तो फुल्ली फिल्ड और सबमिशन के डेट के साथ होना चाहिए। जब बोरोवर वो मुझे सबमिट करता है तो उसके बाद हमें जो KYC डॉक्यूमेंट लेना चाहिए। KYC डॉक्यूमेंट वो आपको पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, वो आपका पासपोर्ट हो सकता है। जो भी KYC डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट, उसका जीरोक्स कॉपी हम उससे लेंगे जो सेल्फ अटेस्टेड होगा बोरोवर के द्वारा। उसके बाद हम उससे ओरिजिनल लेंगे और ओरिजिनल से उसको वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाइड विथ ओरिजिनल हम उसके साथ देंगे। दोस्तों, तीसरा डॉक्यूमेंट हमारा आता है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट हम जैसे सैलरी है तो सैलरी के केस में हम सैलरी स्लिप ले सकते हैं, और उस सैलरी स्लिप को हमें वेरीफाई करना पड़ता है एम्प्लॉयर से। तो एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट उसके साथ हमको लेना ज़रूरी हो जाता है। कहीं आप ये सोचिए कि यदि हम बिज़नेस को लोन दे रहे हैं तो हो सकता है उसका ITR हो, और ITR यदि उसने जमा किया है तो ITR को हमें कितने साल का हम दिया है, कम से कम 3 साल का हमें ITR लेना चाहिए। उसके बाद उस ITR को हमें वेरीफाई करवाना चाहिए कि वो जहाँ से मतलब ITR हमारा वेरीफाई हो जाए। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हम देखेंगे ITR में कि कितना ग्रोथ है। मतलब पिछले साल यदि इनकम 4 लाख है तो इस बार ऐसा तो नहीं वो 10 लाख हो गया हो, ऐसा तो नहीं कि वो इस बार 20 लाख हो गया। तो वो चीज़ें हमें देखना है कि वो एक मतलब एक रेशियो में बढ़े। और यदि इनकम ग्रोथ ऐसा हुआ भी है, ड्रास्टिक चेंज हुआ है, तो उससे क्लेरिफिकेशन हम बोरोवर से ले सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ था, वो जिससे ग्रोथ हुआ, और उसको सर्टिफाई वो बोरोवर करे। इसके अलावा इस सारी चीज़ों को यदि हम ये करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं, तो अकाउंट का स्टेटमेंट हम बोरोवर से मांग सकते हैं। वो किसी भी बैंक का हो सकता है, हम किस बैंक में लोन दे रहे हैं उसी का ना हो, लेकिन उसके अकाउंट स्टेटमेंट यदि ये हम उससे चेक कर सकते हैं। यदि सेम बैंक में है तो वहाँ से उस अकाउंट स्टेटमेंट निकाल के हम उसके इनकम को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा GST रिटर्न हम ले सकते हैं, जिससे कि हम उसको उसके सेल्स को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो या म्यूनिसिपल से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेगा, उसका ट्रेड लाइसेंस लेगा, तो हमें जिसमें कि इससे हमें ये पता चलता है कि उसका नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, वो कब से स्टार्ट है, आज के डेट में वो बिज़नेस करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों, यदि कहीं डीड की रिक्वायरमेंट है तो हम उसको डीड को भी ले सकते हैं। जैसे डीड वगैरह जो है, कोई सिक्योरिटी हम बेस पे हम कोलेटरल सिक्योरिटी ले रहे हैं तो डीड भी यदि ज़रूरत है तो हम डीड भी उसमें लेते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट हमें बोरोवर प्रोवाइड कराता है। इसके बेस पे सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो दोस्तों हम प्रिपेयर करते हैं वो है क्रिप या सिविल रिपोर्ट, मतलब क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। बोरोवर की क्रेडिट हिस्ट्री क्या है वो हम उससे चेक करते हैं। तो यदि इंडिविजुअल बोरोवर है तो हम कंज्यूमर रिपोर्ट निकालते हैं, यदि वो बिजनेस एंटिटी है तो हम कॉमर्शियल रिपोर्ट निकालते हैं। और दोस्तों, ये आप जानिए कि ये हमें फ्रेश सैंक्शन के केस में भी लिया जाना चाहिए, यदि हम रिन्यूअल कर रहे हैं तो उस समय भी लेना चाहिए, और यदि कभी कोई सैंक्शनिंग अथॉरिटी करता है, मान लीजिए इन्हांसमेंट बीच में हो रहा है, यदि वो
जो सोचता है कि होना चाहिए, लेना चाहिए कभी, तो वो भी हम ले सकते हैं। तो इन्हेंसमेंट के केस में भी हम ले सकते हैं। जो ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ये जहाँ की हमारा क्रेडिट रिस्क जो है इनसिग्निफिकेंट है, वहाँ हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे स्टाफ लोन में है, लोन अगेंस्ट एफडीआर है, गोल्ड लोन है, केवीपी है, एलआईसी है, एलआईसी पॉलिसीज़ पे। तो इससे रिलेटेड क्या होता है, ये 100% सिक्योरिटी हमारे पास अवेलेबल होती है, तो यहाँ हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विजिट रिपोर्ट। विजिट रिपोर्ट हमको प्रिपेयर करना चाहिए प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए। सर्विस है तो सर्विस करता है, सो सर्विस प्लेस के लिए। यदि इंडस्ट्री के यहाँ कोई जॉब कर रहा है तो इंडस्ट्री से हमें उसे वेरीफाई करना चाहिए वहाँ जॉब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके अलावा उसने यदि कोई प्रॉपर्टी दी है तो वो प्रॉपर्टी भी हमें विजिट रिपोर्ट में उसकी प्रॉपर्टी के बारे में किसी ऑथराइज ऑफिशियल से हमें करवाना चाहिए। और हर बैंक का अपना एक अप्रूव्ड फॉर्मेट होता है, एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, और उसी फॉर्मेट पे वो रिपोर्ट सबमिट हमें करना चाहिए, वो सबमिट हमारे पास होना चाहिए। इसके बाद हम लीगल ओपिनियन के लिए जाते हैं, और लीगल ओपिनियन हम लॉयर से लेते हैं। जो इंडिपेंडेंट लॉयर होता है वो हमें सबमिट करता है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि वो लीगल ओपिनियन में लिखेगा कि आई पर्सनली विजिटेड द रजिस्टर्ड ऑफिस, सर्च्ड द रिकॉर्ड and ensured the correctness on the entry in the register, and there is no omission of any encumbrances in encumbrance. I also certified that deed dated so and so has been registered in the sub-registered office in the name of जो borrower है या जो जिसके नाम से डीड है उसके नाम से, and document is genuine. उसको ये भी लिखना है, he must write कि we have compared दिस डीड विथ ओरिजिनल डीड। कहीं कहीं बोरोवर वहाँ लिख देता है कि मैंने कंपेयर किया जीरोक्स डीड से, वो वहाँ फेक हो जाता है। तो वो हमें देखना है कि वो ओरिजिनल डीड से उसको कंपेयर किया। इसके अलावा एनईसी जो हमें दे रहा है वो एनईसी 12 साल से लेकर 30 साल तक का होता है। डिफरेंट बैंकों का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, वो लोन पॉलिसी डॉक्यूमेंट के हिसाब से लिए जाते हैं। कोई बैंक 13 साल के लिए लेता है, कोई बैंक 30 साल के लिए लेता है, लेकिन कम से कम 12 साल का लेते हैं, क्योंकि जब प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है तो 12 साल के अंदर उस पर कोई ना कोई केस फाइल हो जाती है, क्योंकि लिमिटेशन पीरियड के अंदर आता है। तो दोस्तों एनईसी हमें लेना है। एनईसी के साथ उसने कुछ सबमिट किया है, तो जैसे फ़ी पे किया है तो फ़ी का रिसिप्ट हमें लेना है। इसके अलावा सर्टिफाइड कॉपी उसे निकालना है रजिस्टर्ड ऑफिस से, वो भी हमें सबमिट करना है। और ये दोनों जब मिल जाता है तब हमें कंपैरिजन चार्ट लेना चाहिए और कंपैरिजन चार्ट बनाना चाहिए, और ओरिजिनल और सर्टिफाइड कॉपी को लेके, और उसके साथ नीचे हमें साइन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है दोस्तों वैल्यूएशन रिपोर्ट। और वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है यदि हम कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहे हैं। उसमें वैल्यूअर किस दिन विजिट किया है, वैल्यूअर का डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी सेम है कि नहीं, फोटोग्राफ ऑफ प्रॉपर्टी है कि नहीं, वो प्रॉपर्टी एक्सेसिबल है कि नहीं, ये सारे डिटेल बोरोवर देता है, वो हमें देखना है। और ये देखना है कि उसका वैल्यू रिलाइजेबल वैल्यू, मार्केटिव वैल्यू और डिस्ट्रेस वैल्यू तीनों होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इन सब के बेस पे हम बैंक फाइनली प्रिपेयर करता है प्रोसेस नोट, और प्रोसेस नोट में बेसिक डिटेल दिए जाते हैं ऑल बोरोवर के, गारंटर के, उसके इनकम से रिलेटेड, किसने विजिट रिपोर्ट बनाया, किस लॉयर ने लीगल ओपिनियन प्रिपेयर किया, किस वैल्यूअर ने वैल्यूएशन रिपोर्ट प्रिपेयर किया। उसके बाद इसमें अप्रेजिंग ऑफिसर, रिकमेंडिंग ऑफिसर और सैंक्शनिंग अथॉरिटी, मतलब इससे प्रोसेस नोट के बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि वो एलिजिबल है या नहीं लोन के लिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड यदि ऐसा होता है कि कोई अप्रेजिंग ऑफिसर कुछ रिमार्क्स डालना चाहता है तो वो नेक्स्ट अथॉरिटी के लिए रिमार्क्स डाल सकता है, और वो फिर रिकमेंडिंग ऑफिसर को यदि कुछ लगता है कि इसमें ये चीज़ों की कमी है या ये चीज़ अच्छा है तो वो रिमार्क्स डाल सकता है। फाइनली वो सैंक्शन लेटर साइन कर ये प्रोसेस नोट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इसके बेस पर सैंक्शन लेटर प्रिपेयर किए जाते हैं, और सैंक्शन लेटर प्रिपेयर करने के बाद बोरोवर उसमें जो सैंक्शन लेटर में नीचे अनकंडीशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। यदि 3 पेज में है तो वो तीनों पेज में साइन होना चाहिए अनकंडीशनली एक्सेप्टेड, और यदि बोरोवर है तो बोरोवर ओनली, यदि गारंटर है तो गारंटर भी उस पर साइन करना चाहिए। तो दोस्तों ये होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो है लीगल डॉक्यूमेंट, जो कि हम कोर्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है हमारा डिमांड प्रोमिशनरी नोट। डिमांड प्रोमिशनरी नोट हमें जो हम फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं उसमें एक्सेप्ट टर्म लोन, सभी में हम डिमांड प्रोमिशनरी नोट लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें बोरोवर जो है वो अनकंडीशनली एक्सेप्ट करता है कि
मैं आपको अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट जब भी आप डिमांड करेंगे उस पैसे को मैं पे कर दूंगा। दूसरा डॉक्यूमेंट होता है हमारा लेटर ऑफ वेवर। लेटर ऑफ वेवर जो है वो कम्प्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है डिमांड प्रोमिसरी नोट का, क्योंकि डिमांड प्रोमिसरी नोट का ये फंक्शन है कि वो बोरोवर को लायबल करने के पहले बोरोवर को प्रेजेंट होना चाहिए। तो उसमें होता क्या है कि यदि ये प्रेजेंट नहीं हुआ तो वो वैलिड नहीं होगा। तो उस कंडीशन में बोरोवर से ये लायबिलिटी जो बोरोवर का होता है वो हम वेव करवा लेते हैं लेटर ऑफ वेवर को साइन करवा के। तो ये हमें इसलिए ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है लेटर ऑफ कंटिन्यूटी। तो दोस्तों जहाँ भी हम डिमांड प्रोमिसरी नोट लेंगे वहाँ हमें लेटर ऑफ वेवर का लेना ज़रूरी हो जाता है। और कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के केस में हमें लेटर ऑफ कंटिन्यूटी लेना ज़रूरी हो जाता है। लेटर ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है कि जब हमने डिमांड प्रोमिसरी नोट लिया तो डिमांड प्रोमिसरी नोट को जीवित रखने के लिए हम लेटर ऑफ कंटिन्यूटी लेते हैं, क्योंकि ये जो कैश क्रेडिट है ये क्लेटन रूल से चलता है। और क्लेटन रूल कहता है कि जितना भी डेबिट हुआ है वो फ्रेश क्रेडिट है, जितना भी डेबिट हुआ है वो फ्रेश लोन है, और जितना भी क्रेडिट हुआ है वो उसको रीपेमेंट है। तो इस कंडीशन में दोस्तों ये होता है कि कभी यदि हमने डिमांड प्रोमिसरी नोट 50,000 का बनाया है और 50,000 से ज़्यादा मतलब 55,000 रुपये उसमें जमा हो गया है, तो उस केस में हमारा डीपी नोट इनवैलिड हो जाता है। तो हम लेटर ऑफ कंटिन्यूटी लेके उसमें हम कर देते हैं, वो लिख के देता है कि डीपीएन विल रिमेन वैलिड इवन इफ बैलेंस इन अकाउंट बिकम्स जीरो और रिमेन इन क्रेडिट। तो ये हमारा लेटर ऑफ कंटिन्यूटी होता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों हमारा टर्म लोन एग्रीमेंट। और टर्म लोन एग्रीमेंट जो है ये हम टर्म लोन के केस में लेते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट हमारे साथ जो है का जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मेंशन करते हैं किस डेट में उसने एप्लीकेशन दिया है। ये एग्रीमेंट हर एक स्कीम के हिसाब से अलग अलग होते हैं। होम लोन के लिए अलग बनाए जाते हैं, कार लोन के लिए अलग बनाए जाते हैं, प्रॉपर्टी लोन के लिए, क्योंकि स्कीम के हिसाब से जो टर्म एंड कंडीशन होता है वो इसमें फुलफिल किए जाते हैं। तो ये हमें एज ए एग्रीमेंट हम वो तैयार करते हैं। इसमें बोरोवर जो है टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करता है, रीपेमेंट शेड्यूल को एक्सेप्ट करता है, और ये कोई लिक्विड सिक्योरिटी या कोई भी सिक्योरिटी हमारे पास यदि जमा हुआ है तो वो बोरोवर को रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि बिना बैंक के परमिशन के वो नहीं बेच सकता है। तो ये हमारा टर्म लोन एग्रीमेंट होता है जो हम सिर्फ टर्म में लेते हैं। इसके अलावा काउंटर गारंटी हम लेते हैं यदि हम कहीं बैंक गारंटी के केस में फाइनेंस करते हैं, तो बैंक गारंटी में हम काउंटर गारंटी ये एक लोन डॉक्यूमेंट लेते हैं। तो दोस्तों वैसे तो लोन डॉक्यूमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट फैसिलिटीज़ के लिए है, लेकिन जो ज़रूरी है उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब यदि बैंक उस पर यदि बोरोवर के द्वारा कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है तो हम उस सिक्योरिटी के बेस पे उस पर हम अपना चार्ज क्रिएट करते हैं। और चार्ज क्रिएट करने के लिए हम ये डॉक्यूमेंट लेते हैं जैसे कि एग्रीमेंट ऑफ हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन का चार्ज हम क्रिएट करते हैं जब कोई भी एग्जिस्टिंग या फ्यूचर मतलब असेट क्रिएट हो रही हो। जैसे कि आप देखिए कि क्रॉप टू बी हार्वेस्टेड, मतलब अभी क्रॉप हुआ नहीं है, बाद में होगा, तो वहाँ पर हम हाइपोथिकेशन करेंगे। जैसे गुड्स टू बी प्रोड्यूस, तो जहाँ पे फ्यूचर भी हमारा कोई एसेट क्रिएट हो रहा है तो वहाँ पे हम हाइपोथिकेशन करते हैं। इसके अलावा व्हीकल के केस में हम करते हैं, मशीनरी के केस में करते हैं, कोई एनिमल है तो उसके केस में हम करते हैं। तो ये हमारा इसमें क्या है कि बोरोवर अंडरटेक दे देता है कि मैं कोई भी चार्ज इसके जो आपके पास कर रहा हूँ ये कहीं पर भी और मैं क्रिएट नहीं करूँगा विदाउट द कंसेंट ऑफ बैंक। इसमें एक और क्लॉज होता है दोस्तों कि वहाँ पर जब भी हाइपोथिकेशन क्रिएट कराए जाते हैं तो एक वो क्लॉज के साथ वहाँ जिस जगह पे वो चार्ज क्रिएट करे गए वहाँ पर हमारा एक डिस्प्ले होना चाहिए कि हमारा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमारा बैंक IOB, हमारा बैंक यूको बैंक, जो भी जिस बैंक के द्वारा वो हाइपोथिकेटेड है वो वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। ये हमारा हाइपोथिकेशन के एग्रीमेंट में होता है। दूसरा एग्रीमेंट ऑफ प्लेज होता है। एग्रीमेंट ऑफ प्लेज में दोस्तों जो हमारे पोजीशन में प्रॉपर्टी आ जाती है, ये आ जाता है वेयर हाउस रिसिप्ट के केस में हम लेते हैं, या गोल्ड लोन यदि हमने दिया है तो वो हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन जब आ जाता है तो हम प्लेज करते हैं। एक्चुअली ट्रांसफ़र 3 तरह से हो सकता है, या तो एक्चुअल होगा, या कंस्ट्रक्टिव होगा, या अटॉर्नमेंट होगा। तो मतलब एक्चुअल तो होता है फिजिकली हमारे पास गुड्स जैसे गोल्ड लोन हमने दिया वो ट्रांसफ़र हो गया। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये होता है कि हमने उसको कहीं पर कोई ऐसा एडवांस किया कि उसके टाइटल हमारे पास आ गई, तो उस केस में हम वो प्लेज कर देते हैं। जैसे कोई स्टॉक है, स्टॉक
का हमने टाइटल हमारे पास आ गया कि जैसे भी स्टॉक होगा तो वहाँ पे हम प्लेज कर दें। और तीसरा अटॉर्नमेंट होता है, मतलब वो गुड्स तो उसके पास नहीं है, किसी तीसरे के पास है और हमने उसको ऑथराइज कर दिया कि आप वहीं पर रखिए। जैसे वेयर हाउस रिसिप्ट होता है, तो मैंने वायर हाउस कीपर को ही ऑथराइज कर देते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमें देखने की ज़रूरत होती है कि जो डिटेल ऑफ गुड्स लिखे हैं वो प्रॉपरली लिखे हों, वहाँ पर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और उसके बाद हमारा आता है मॉर्गेज डीड, जो कि हम फिक्स असेट के केस में करते हैं। और फिक्स असेट में मॉर्गेज डीड में हमें 3 चीज़ देखना है कि मॉर्गेज डीड बना होना चाहिए, उसके बाद वो रजिस्टर्ड होना चाहिए विद इन 4 मंथ, यदि 4 मंथ के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो 10 टाइम्स पेनल्टी लग जाता है, और स्टैम्प ड्यूटी पे की गई हो। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। और मॉर्गेज डीड में ये है कि यदि ये चीज़ लिमिट इन्हांसमेंट होती है तो हमें फ्रेश डीड करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली वो नहीं जाता है। नेक्स्ट है हमारा इक्विटेबल मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज में जो हमें देखने की ज़रूरत होती है वो होता है रिसाइटल। रिसाइटल में हमेशा मैनेजर के साथ 2 ऑथराइज ऑफिशियल जो है उसका विटनेस होना ज़रूरी होता है, तभी वो रिसाइटल वैलिड होता है। इसके साथ ही जो कन्फर्मेशन होता है वो कन्फर्मेशन हमेशा हमें नेक्स्ट डे में लेना चाहिए, क्योंकि यदि हम सेम डे लेंगे तो वो उसमें क्या होता है कि वो हमारा एग्रीमेंट हो जाता है और उसको फिर हमें रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। तो इसलिए जो हमारा कन्फर्मेशन है वो हमें नेक्स्ट डे में लेना चाहिए। अब नेक्स्ट जो दोस्तों हमारे पास आता है वो आता है जैसे कि फाइनेंशियल गारंटी हमने कुछ लिया, तो फाइनेंशियल गारंटी में हमारा आता है लेटर ऑफ एप्रोप्रिएशन, लेटर ऑफ लीन, लेटर ऑफ असाइनमेंट और ब्लैंक ट्रांसफर डीड। तो लेटर ऑफ एप्रोप्रिएशन जो है हम एफडीआर के केस में यूज करते हैं। एफडीआर में हमें कुछ चीज़ याद रखना जरूरी होता है, जैसे कि कोई अदर बैंक के एफडीआर पे फाइनेंस नहीं किए जा सकते हैं। अदर ब्रांच के एफडीआर पे हम कर सकते हैं, क्योंकि एक बैंक के दूसरे ब्रांच के एफडीआर पे हम कर सकते हैं, बट लीन मार्क होना जरूरी है। आजकल वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सीबीएस इन्वायरमेंट में हम लोग काम करते हैं। इसके अलावा यदि थर्ड पार्टी एफडीआर है और उसमें मैंने किसी तीसरे को लोन दे रहे हैं, तो ये जो लेटर ऑफ एप्रोप्रिएशन का लेटर है ये उसी के द्वारा साइन होना चाहिए जिसके नाम पे एफडीआर है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी चाहिए, क्योंकि एफडीआर के केस में जब भी हम लोन फाइनेंस करते हैं तो वो मतलब एप्रोप्रिएशन के द्वारा वो कह देता है कि इनकेस यदि मैं नहीं पैसा दूं तो आप अपने फिक्स डिपॉजिट को एप्रोप्रिएट करके आप अपने लोन को एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है लेटर ऑफ लीन। लेटर ऑफ लीन हम लेते हैं जब एनएससी को फाइनेंस करते हैं, या कोई केवीपी को फाइनेंस करते हैं, या कोई डिवेंचर के लिए फाइनेंस करते हैं। तो ये इसमें भी वो इसको साइन करने के बाद बोरोवर ऑथराइज कर देता है बैंक को कि यदि वो पे नहीं किया, डिफ़ॉल्ट हुआ, तो वो असेट और सिक्योरिटी को रख सकता है। नेक्स्ट आता है लेटर ऑफ असाइनमेंट। लेटर ऑफ असाइनमेंट दोस्तों एलआईसी पॉलिसी के केस में हम लेते हैं। इसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि जब भी हम वो ये लेटर लें तो ये लेटर हमेशा एड्रेस होना चाहिए जो एलआईसी के ऑफिस है उसको, ना कि ब्रांच को, क्योंकि एलआईसी का ब्रांच जो है वो जो बोरोवर है एलआईसी के ब्रांच को लिख रहा है कि इसको बैंक के फेवर में आप असाइन कर दीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों ब्लैंक ट्रांसफर डीड। ब्लैंक ट्रांसफर डीड में क्या होता है कि यदि पेपर फॉर्मेट में कोई शेयर या डिवेंचर लिए जाते हैं तो वहाँ ब्लैंक ट्रांसफर डीड हम लोग साइन कराते हैं, जिससे कि यदि वो लोन डिफ़ॉल्ट करता है तो जो उसके शेयर है वो बैंक के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन आज के डेट में ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होता है। इसमें ज़रूरी ये है कि यदि भी हम ऐसा कराते हैं तो हमें विटनेस किसी न किसी का साइन होना ज़रूरी है। एक्चुअली अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जो पेपर फॉर्मेट का शेयर बहुत कम है, तो डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में नॉर्मली हमारे पास शेयर रिसीव होता है। और उस केस में क्या होता है कि जो डिपॉजिटरी होता है उसमें दोनों का अकाउंट, या तो इन्वेस्टर का और बैंक का, दोनों का अकाउंट एक ही डिपॉजिटरी के पास होना चाहिए। यदि ऐसा है तो क्या करता है, इन्वेस्टर को यदि लोन चाहिए तो वो क्या करता है कि एक फॉर्म आता है लेटर ऑफ प्लेज का, उसमें 3 कॉलम होते हैं, क्रिएट प्लेज, क्लोज प्लेज और इनवोक प्लेज। तो पहले वो क्रिएट प्लेज का एप्लीकेशन अपने जो एजेंट है उसको देता है, एजेंट से वो कंफर्म कर लेता है। यदि वो क्रिएट हो जाता है तो वो बैंक को बता देता है, बैंक अपने एजेंट के थ्रू उसको कंफर्म कर लेता है, उसके बाद फाइनेंस कर देता है। इनकेस वो पैसा लिक्विडेट हो जाता है तो बैंक फिर क्लोज प्लेज करके सेम लेटर उसको दे देता है और उसका ये जो हट जाता है। लेकिन यदि वो पैसा वापस नहीं करता है बैंक को तो फिर बैंक इनवोक प्लेज का एक टिक करके वो लेटर दे देता है और फिर वो पैसा बैंक के पास चला आता है। इसमें एक ही चीज़ देखना है कि बोरोवर जो है, जो इन्वेस्टर है, उसका और बैंक का अकाउंट
एक ही डिपॉजिटरी के पास होना चाहिए। जैसे यदि NSDL में है तो वहाँ होना चाहिए, या जो आदित्य बिरला के अकाउंट है उसमें होना चाहिए हो, तो दोनों का अकाउंट उसी में होगा, तभी हम ये लोन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों पर्सनल गारंटी। पर्सनल गारंटी में मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो भी लोन यदि हमने किसी ने रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे साइन किया है तो हमें ये करना चाहिए कि उससे पर्सनल गारंटी भी ले लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी इस तरह का डिस्प्यूट नहीं हो। तो ये था हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन का सेकंड वीडियो। यहाँ पे मैं इसको समाप्त करता हूँ। दोस्तों यदि आपको ये अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बैंकर भाई को ये आप उपलब्ध कराइए, ताकि वो अपने ज्ञान को बढ़ा सके। और तीसरा वीडियो मैं जल्दी ही आपके पास लेके आऊँगा। इसके साथ ही धन्यवाद। जय हिंद।